हम इसके बाद आएंगे दूसरी क्लास पे, विच इज एक्चुअली कॉम्प्लेक्स और कॉन्जुगेट लिपिड्स, वो हम पढ़ेंगे। अब देखो ये जो कॉन्जुगेट लिपिड्स हैं, इसको मैं ऐसे आई राइट इट लाइक दिस। कॉन्जुगेट में मैंने आपको एक ही चीज बताई कि इसमें क्या होगा, इसमें अगर फॉस्फेट है प्लस लिपिड तो इसको हम बोल देंगे फॉस्फोलिपिड, राइट। अब देखो इसमें भी दो तरह की चीजें हैं। अगर हमारे पास अल्कोहल ग्लिसरॉल है, जैसे ये ऐसे है, ये एक फैटी एसिड आया, दूसरा फैटी एसिड आया, और यहां पे जो फैटी एसिड आया इसके साथ फॉस्फेट अटैच है, तो इसको हम बोलेंगे फॉस्फेटाइडिक एसिड। ये फॉस्फेटाइडिक एसिड जब हमारा एक नाइट्रोजनस बेस के साथ अटैच होगा, जस्ट लाइक नाइट्रोजन बेस, तो इसको हम बोल देंगे फॉस्फोलिपिड। मतलब देखो कंपोनेंट्स कैसे हैं इसके, कंपोनेंट्स है हमारे पास ग्लिसरॉल है, ठीक है, फैटी एसिड है और फॉस्फेट है, राइट। तो दैट इज फॉस्फेटाइडिक एसिड। ये फॉस्फेटाइडिक एसिड जब किसी नाइट्रोजनस बेस के साथ कंबाइन कर गया तो हमारा बन गया फॉस्फोलिपिड। अब इसमें प्रीडोमिनेंट क्या है, इसकी दो क्लासेस है। अगर ये जो अल्कोहल मैंने बनाया ये है ग्लिसरॉल, तो उसको हम बोलेंगे ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, राइट। और अगर ये जो अल्कोहल है ये है स्फिग्नॉल, फर्क है, उसको हम बोलेंगे स्फिंगोफॉस्फोलिपिड। अल्कोहल इज स्फिंगोसिन और इट इज स्फिग्नॉल। तो यू कैन सी, देखो बेसिक स्ट्रक्चर उसका सेम ही रहेगा, बट चेंजेस कैसे होंगे, चेंजेस होंगे हम अल्कोहल को चेंज कर देंगे, ग्लिसरॉल होगा तो वो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड हो जाएगा, वो अल्कोहल स्फिग्नॉल हो गया तो उसको हम स्फिंगोफॉस्फोलिपिड बोल देंगे, ठीक है। दिस इज हाउ दे आर डिमार्केटेड। अब ये नाइट्रोजनस बेस क्या चीज है, ठीक है, ये नाइट्रोजनस बेस से डिफरेंट है जो एक क्लास में आएगा फॉस्फोलिपिड्स की, क्योंकि फॉस्फोलिपिड्स का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है दे आर द कंपोनेंट्स ऑफ द सेल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखते हैं इसमें है क्या। देखो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड यू कैन से आर द मेन क्लास ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, मेन लिपिड कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, and cell membrane is semi-permeable. They also interact with TGs and cholesterol to increase their solubility in the blood. Component है cell membrane के कितने सारे functions catalyze कर सकते हैं. And this ability of glycerophospholipids क्यों है? क्योंकि उनमें एक polar भी ग्रुप है, जैसे मैंने बताया ना polar head group, मतलब ऐसे होते हैं, like this. एंड हम सब ने एक सेल मेम्ब्रेन का मॉडल पढ़ा है जिसको बोलते हैं सिंगर एंड निकोलसन मॉडल, जो फ्लूइडिटी बताता है सेल मेम्ब्रेन की। तो उसमें है क्या, इट हैज लिपिड लेयर इन दैट विच इज प्रोजेक्टेड लाइक दिस। और अगर हम इसको डिसेक्ट करेंगे तो हम देख सकते हैं ग्लिसरॉल, फैटी एसिड फॉस्फेट, तो दिस इज फॉस्फेटाइडिक एसिड। और अमीनो अल्कोहल, और इसको हम बोल देते हैं नाइट्रोजनस बेस। तो ये पूरा हमारा बन गया ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड। अब हम पढ़ेंगे इसके एग्जाम्पल्स। अब देखो जैसे लेसिथिन है और सिफेलिन है, फर्क इनमें क्या है, सिंस दे आर ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स तो ऐसा स्ट्रक्चर है। अगर लेसिथिन है फैटी एसिड, फैटी एसिड, फैटी एसिड, फॉस्फेट एंड कोलिन। तो अगर कोलिन है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इट विल बी नोन एज फॉस्फेटाइडल
choline, or most commonly it is known as lecithin. अगर कोलिन की जगह इसमें आ गया इथेनॉल अमीन तो इसको हम बोलेंगे फॉस्फेटाइडल इथेनॉल अमीन, और द अदर नेम इज सिफेलिन, कॉमन नेम, राइट. सो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं ब्रेन के एंड नर्व टिश्यूज के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स. जैसे मैंने बताया कि दे आर एक्चुअली द कंपोनेंट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन, राइट. सो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द अमीनो अल्कोहल ग्रुप और नाइट्रोजनस बेस. So two common types are there, lecithin which contains choline and cephalin which contains ethanol amine. Or lecithin and cephalin are highly abundant in brain and nerve tissues and also found in egg yolk, wheat germ and yeast. Right? And अब अगर हम इनका structure देखें, देखो, this is choline, phosphatidal choline और lecithin, फॉस्फेटाइडल इथेनॉल अमीन और सिफेलिन. अब ये जो लेसिथिन है इसका एक एग्जाम्पल आता है DPL. ये जो DPL है ये स्टैंड करता है डाई पाल्मिटॉइल लेसिथिन. अब अगर हम इसको इसमें ब्रेक करें तो हम ये कह सकते हैं कि इस केस में ये जो दो फैटी एसिड हैं ये किसके हैं, ये हैं पाल्मिटिक एसिड के. देखो इनको डिसेक्ट करना है, डाई पाल्मिटॉइल लेसिथिन माने दीज टू फैटी एसिड्स विल बिलोंग टू पाल्मिटिक एसिड. लेसिथिन होगा फॉस्फोलिपिड है, तो इसका फंक्शन क्या है, ये जो DPL है इट इज यूज्ड एज अ लंग सर्फेक्टेंट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लंग सर्फेक्टेंट का मतलब क्या है, ये इट रिड्यूसेस द सरफेस टेंशन एज ये लाइन करता है एल्वियोलीज को. अब देखो जस्ट इमेजिन लंग लाइक अ बलून, ठीक है, एक्सहेलेशन इनहेलेशन, एक्सहेलेशन इनहेलेशन. अब हो क्या रहा है कि ये जो DPL है ना इसने ना एल्वियोलियर लाइनिंग को ऐसे करके ना लाइन कर रखा है. अब क्या हो जाएगा कि जैसे ही एकदम ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सपिरेशन व्हाट विल हैपन, देयर आर चांसेस ऑफ बर्स्टिंग. ठीक है, तो ये क्या करेगा DPL जब वो लाइन करेगा ये वो जो टेंशन कॉज होगी ड्यू टू एक्सपिरेशन ये उसको कम करेगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसका कि DPL which is actually dipalmitoyl lecithin which is a phospholipid, it is lining the alveolar membrane. So during the process of expiration to prevent alveoli from collapsing it reduces the surface tension. और अगर ये absent है, absence of DPL, absence of DPL leads to a respiratory distress syndrome in infants. Respiratory distress syndrome, the individual cannot respire properly just because of the absence of DPL. और यही एक इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट बायोमेडिकल सिग्निफिकेंस भी है. ठीक है, फिर ये तो हमने पढ़ा अभी फॉस्फेटाइडल कोलिन और हमने पढ़ा फॉस्फेटाइडल इथेनॉलमीन लेसिथिन एंड सिफेलिन. अब ये है फॉस्फेटाइडल इनोसिटॉल. which is a very very important second messenger present in the form of this. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो हमारी बॉडी में जो रोल प्ले करते हैं सेकेंड मैसेंजर साइक्लिक AMP GMP है, कैल्शियम भी है और साथ में PI2 इज फॉस्फेटाइडल इनोसिटॉल.
विच इज अ फॉस्फोलिपिड। और स्ट्रक्चर भी देखो वही सेम चीज है, इसमें ग्लिसरॉल है, यू कैन सी दैट दिस इज ग्लिसरॉल। एक ये है और ये चीज क्या है, दिस इज इनोसिटॉल। इनोसिटॉल रिजेंबल्स ग्लूकोज। सिर्फ एक फर्क है कि इसमें क्या होता है, नो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज देयर, सिडिक बॉन्ड इज देयर, दिस इज द ओनली डिफरेंस। ठीक है, इसमें नहीं है, ग्लूकोज के केस में होता है। और इनोसिटॉल का मतलब क्या है, इट हैज अ रोल इन सेल सिग्नलिंग, विद सेल सिग्नलिंग एज अ सेकेंड मैसेंजर। राइट, प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन, इसका ये आइसोमर है मायोइनोसिटॉल। सिंपल कंसेप्ट, रोल इन सेल सिग्नलिंग एंड मेम्ब्रेन ट्रैफिकिंग एंड एक्ट्स एज अ सेकेंड मैसेंजर। राइट, फिर उसके बाद आता है अब बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉस्फोलिपिड जो है कार्डियोलिपिन। It was first of all isolated from the cardiac muscle, so that is why it is known as cardiolipin. Right? It is found in the inner mitochondrial membrane. और इसमें होता क्या है, it has diphosphatidal glycerol. This is the composition of this. और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर कार्डियोलिपिन का क्या है, it is the only phospholipid which has antigenic properties also. Antigenic property against syphilis. This is a very important feature of this. Or deficiency of cardiolipin leads to Barth syndrome. Barth syndrome is actually due to the absence of cardiolipin. Right, and this is the only phospholipid which has antigenic properties in it. It is written here, देखो first isolated from the cardiac muscle, major lipid of inner mitochondrial membrane, only phospholipid which possesses antigenicity, recognized by antibodies raised against Treponema pallidum that causes syphilis. That's what I mentioned. And decreased levels causes mitochondrial dysfunction and leads to Barth syndrome. Very, very important. And other clinical manifestations are heart failure is there, in hypothyroidism it is seen, and the main is this Barth syndrome. So cardiolipin is a very, very, in fact all the phospholipids you have seen, they are important. Right? ये तो हमने पढ़ा था क्या, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे स्फिंगोमाइलिन्स या स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स। इसको और करेक्ट करने के लिए चलो मैं लिख स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स, क्योंकि इन स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स में जो एल्कोहल है हमारा वो क्या है, स्फिगनॉल है, which is having 20 carbon atoms. अनसैचुरेटेड होता है, मतलब 18 to 20 आ जाते हैं इसमें अनसैचुरेटेड कार्बन एटम। 18 to 20 क्यों कहते हैं, क्योंकि स्फिंगोसिन आ गया ना इसमें, एक शुगर भी आ गई, तो शुगर आ जाएगी तो वो स्फिंगोसिन बन जाएगा, अदरवाइज उसमें 18 होंगे। और अनसैचुरेटेड माने डबल बॉन्ड उनमें होता है। अब इनको हम स्फिंगोमाइलिन भी बोलते हैं, माइलिन क्योंकि दे लाइन द माइलिन शेप, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज दिस। अब देखो, स्फिंगोमाइलिन्स आर फॉस्फोलिपिड्स दैट आर बेस्ड ऑन द 18 कार्बन अमीनो एल्कोहल स्फिंगोसिन इंस्टेड ऑफ ग्लिसरॉल, मतलब दे लैक ग्लिसरॉल। और अ फैटी एसिड इज लिंक, मतलब ये है स्फिगनॉल। This is sphingol which is linked to fatty acid,
एंड देन फैटी एसिड प्लस यू कैन से फॉस्फो है तो फॉस्फोस्फिंगोसाइड हो जाएगा और नाइट्रोजनस बेस विल बी अटैच्ड. और sphingomyelin is the main component of the myelin sheath of nerve cells, right? This is the structure. अब जैसे देखो ना, फॉस्फेट भी है, कोलिन भी है, जैसे मैंने बताया ना नाइट्रोजनस बेस भी होगा. दिस इज स्फिंगोसिन, दिस इज फैटी एसिड, राइट? तो ओवरऑल ये बन गया sphingomyelin which is a sphingolipid, राइट? अब देखो इसकी भी अलग अलग से कॉम्पोजिशन है. अगर स्फिंगोसिन सिर्फ फैटी एसिड के साथ कंबाइन कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे सिरेमाइड. खाली खाली स्फिंगोसिन और फैटी एसिड. जब ये सिरेमाइड कंबाइन कर गया फॉस्फोराइल ग्रुप से, जब पूरा बन गया, जैसे यही है ना, देखो चलो यहाँ पे ले लेते हैं ना, दिस इज स्फिग्नॉल और स्फिंगोसिन, फैटी एसिड, इसको हम बोलेंगे सिरेमाइड. फिर उसके बाद फॉस्फोराइल ग्रुप आ गया और नाइट्रोजनस बेस आ गया, तो इसको हम बोल देंगे स्फिंगोमाइलिन. सो दिस इज द डिसेक्शन ऑफ एंड कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ स्फिंगोमाइलिन, राइट? अब टाइप ऑफ अब देखो टाइप ऑफ ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स. अब नाउ सी हाउ यू हैव टू रिमेंबर. स्फिंगोफॉस्फोलिपिड क्या है? जिसमें स्फिग्नॉल है एज एन अल्कोहल. यहां पे हम कह रहे हैं ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड. इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम इसको डिसेक्ट करेंगे तो उसमें ग्लाइको माने कार्बोहाइड्रेट है. वो कार्बोहाइड्रेट जो गैलेक्टोज है. कुछ भी हो सकता है. ग्लाइको इज अ कार्बोहाइड्रेट. इट कैन बी ग्लूकोस्फिंगोलिपिड, इट कैन बी galactosphingolipid depending upon the major component of that phospholipid. अब देखो, present at the cell surface and are involved in cellular recognition and immunity, and it consists of galactose. You can see here, देखो ये स्फिंगोसिन आ गया, ये फैटी एसिड आ गया और यहाँ पे गैलेक्टोसिस है. सो ये बन गया हमारा ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड और it can be galactosphingolipid. The reason why I am telling you this is because enzymes degrade these. और अगर वो enzymes absent हो जाते हैं तो it leads to accumulation of that particular sphingolipid, leading to characteristic sphingolipidosis. ठीक है? तो अब ये देखो, जैसे गैलेक्टोसेरिब्रोसाइड है. क्या है ये? गैलेक्टो कार्बोहाइड्रेट. तो इसकी स्प्लिटिंग कैसे होगी? गैलेक्टोसेरिब्रोसाइडेज से. सेरिब्रोसाइडेज मतलब जो स्प्लिट करेगा इसको. ये एंजाइम एब्सेंट है, एक्यूमुलेशन ऑफ दिस विल टेक प्लेस, राइट? प्लेन एंड सिंपल. तो अगर हम सेरिब्रोसाइड्स को बोलें जिसमें गैलेक्टोस है, इट इज लाइक दिस. ग्लाइकोलिपिड्स देखो हर चीज में अलग अलग है. ग्लाइको माने क्या है? इसमें फिर से कार्बोहाइड्रेट है. यू कैन सी द स्ट्रक्चर. दिस इज हाउ इट इज अरेंज्ड. फिर गैंग्लियोसाइड्स आ गए. अब देखो, एक थे हमारे पास सेरिब्रोसाइड्स, एक है हमारे पास गैंग्लियोसाइड्स. डिफरेंस क्या है? जो हमने सेरिब्रोसाइड्स पढ़े उसमें गैलेक्टोस था. जो हम गैंग्लियोसाइड्स पढ़ेंगे उसमें ग्लूकोज भी हो सकता है, उसमें गैलेक्टोस भी हो सकता है, बट उनकी अकरेंस डिफरेंट होगी. कहां पे वो प्रेजेंट होंगे? सो दे आर अबंडेंट इन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन्स एंड दे एक्ट एट द सेल सरफेस एज रिसेप्टर्स फॉर हार्मोन्स. ठीक है? तो ये हो गए हमारे पास गैंग्लियोसाइड्स, वो थे सेरिब्रोसाइड्स. अब कैसे स्ट्रक्चर में डिफरेंस होगा? दिस इज द स्ट्रक्चर. यू कैन सी गैंग्लियोसाइड्स कि इसमें क्या है? इसमें ग्लूकोज है. कैसे कंबाइन कर रहा है ये ग्लूकोज? और दिस इज व्हाट इज स्फिंगोसिन. फैटी एसिड और ग्लूकोज इज देयर. इसको एक तरह से हम बोलते हैं दिस इज एक्चुअली GM2. ठीक है? अलग अलग से इनकी क्लासिफिकेशन है, बट इट इज अ गैंग्लियोसाइड वेयर predominant is glucose
और हमने जो सेरिब्रोसाइट्स देखे थे उसमें प्रीडोमिनेंट वाज गैलेक्टोज। फिर आते हैं हमने पढ़े स्फिंगोलिपिड्स, हमने पढ़े फॉस्फोलिपिड्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। जैसे फॉस्फोलिपिड्स लाइन करते हैं सेल मेम्ब्रेन को, इसीलिए इनके फंक्शंस भी वैसे ही हैं। Along with structural component of membranes, they regulate the permeability of membranes. Lecithin, cephalin, cardiolipin जैसे जैसे हमने पढ़े, they are helping in cell respiration. They are amphipathic in nature, dual role to perform. They help in absorption of fats from intestines. Helps in the synthesis of lipoproteins. Prevents the fatty liver, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इनका। They are regarded as lipotropic factors. ये क्या करते हैं, ये जैसे फैटी लिवर हुआ ना, मीन्स लिवर में फैटी एसिड की इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, ये उसको रोकते हैं। तो ये क्या करेंगे, फैट को लिवर से बाहर लेकर जाएंगे जिससे डेपोजिशन ना हो सके। हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, प्रोस्टासाइक्लिन्स, थ्रोम्बोक्सिन्स, इकोसाइनोइड्स। सो दीज आर द फंक्शंस। Apart from these, you can see हर जगह ये लाइन कर रहे हैं। You can see nuclear membrane, in the ribosome, centriole, cytoplasm, Golgi apparatus. So overall इनका function यही है कि they are acting या they are justifying the semi-permeable nature of plasma membrane और cell membrane. ठीक है, फिर they are required for reverse cholesterol transport also. मतलब ये क्या करते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल की डिग्रेडेशन बढ़ाते हैं। एक तो जब ये कोलेस्ट्रॉल की डिग्रेडेशन बढ़ाएंगे, इसका मतलब ये कोलेस्ट्रॉल को एक्यूमुलेट नहीं होने देंगे। ये इनका बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। ठीक है, कैसे, उल्टा लेकर आते हैं, लाइक दिस। ये अब हम पढ़ेंगे डिटेल में। ये क्या करेंगे, जैसे ये हमारे पास लिवर है, ठीक है, ये हमारे एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यूज है, इसको लेकर आएंगे तो कोलेस्ट्रॉल अंडरगोज डिग्रेडेशन इन द लिवर। जैसे बाइल एसिड्स बनते हैं, उनकी भी तो सिंथेसिस यही होती है। फिर दे एक्ट एज सर्फेक्टेंट ऑल्सो, वो हमने देखा, हेल्प इन लोअरिंग द सरफेस टेंशन। जैसे एग्जाम्पल आपको बताया था मैंने DPL। DPL की अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम विल बी देयर। दे हेल्प इन सिग्नल ट्रांसमिशन ऑल्सो and they are the components of bile. Means they help in emulsification of fats by lowering the surface tension, increasing the surface area, exposure बढ़ा देते हैं जिससे fats की degradation आसानी से हो सके। ठीक है, so this is all about the chemistry of lipids. I hope आपको chemistry of lipids clear हुई होगी। इसमें आपको सबसे important पता होना चाहिए कि lipids 3 क्लासेस में होते हैं। I'll just summarize it quickly. वो क्या क्या है, सिंपल लिपिड्स हैं, कॉन्जुगेट लिपिड्स हैं और डिराइव्ड लिपिड्स हैं। ठीक है, सिंपल लिपिड्स में आ जाएगा हमारा सिंपल न्यूट्रल फैट, राइट, और इसमें आ जाएंगे हमारे वैक्सेस। कॉन्जुगेट लिपिड्स में आ जाएगा हमारा फॉस्फोलिपिड्स, जो 2 तरह के होते हैं, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स और स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स। ग्लाइकोलिपिड्स, सल्फोलिपिड्स। अब ये जो लाइपोप्रोटीन्स है, लाइपोप्रोटीन्स में एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया है विच इज एक्सक्लूसिवली फॉर लाइपोप्रोटीन्स। ठीक है, वो हम उसी में पढ़ेंगे। यहां पे सिर्फ इतना याद रखो कि लाइपोप्रोटीन्स बनते ही लिपिड प्लस प्रोटीन्स। डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ फैट, डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन्स, लाइपोप्रोटीन्स की अलग से क्लासिफिकेशन है। ठीक है, और डिराइव्ड लिपिड्स में आते हैं इकोसानोइड्स एंड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो टिल नाउ आई होप दिस मच पोर्शन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू।
So let's wind up the lecture. In next video, I am going to discuss other things related to lipids. Thank you so much.